नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। चुनाव तो हमारे देश में हमेशा किसी न किसी राज्य में हमेशा होता रहता है, लेकिन साल 2026 के विधानसभा चुनाव को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाएगा। एक तरफ ब्रांड मोदी और अमित शाह की चाणक्य नीति थी, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों का अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष। पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक इस चुनाव ने कई मिथक तोड़ दिए और कई नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दिया। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन पांचों राज्यों में हुए चुनाव ने एक साथ मिलकर यह साफ कर दिया कि भारत की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। यह कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो मतदाताओं ने इस बार दिखाई। कहीं जनता ने सत्ता बदल दी, कहीं सरकार पर भरोसा दोहराया और कहीं पूरी राजनीति को नया चेहरा दे दिया। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां इस चुनाव में सबसे बड़ी कहानी लिखी गई। वर्षों से सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी को इस बार एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसकी उम्मीद शायद उनकी पार्टी में भी नहीं थी। कभी परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई ममता बनर्जी खुद इस बार परिवर्तन का सामना करती हुई नजर आई। राज्य में ममता बनर्जी को अपराज्य माना जाता था, लेकिन भाजपा ने अधिक सीट जीतकर इतिहास रच दिया। बंगाल की जमीन पर इस बार कुछ अलग था। पहले जहां चुनाव में हिंसा, डर और राजनीतिक दबाव की बातें होती थी, वहीं इस बार माहौल थोड़ा बदला हुआ दिखा। चुनाव आयोग की शक्ति, केंद्रीय बलों की मौजूदगी और मीडिया की लगातार नजरों ने एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें आम मतदाताओं ने खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस किया। यही वजह रही कि लोग खुलकर मतदान करने निकले। इस बार चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व शक्ति दिखाई। केंद्रीय बलों की भारी तैनाती ने टीएमसी के कैडर राज को पंगु बना दिया। जब आम जनता के मन से यह डर निकला कि वोट देने पर घर जला दिया जाएगा, तो उन्होंने चुपचाप सत्ता परिवर्तन के लिए मतदान किया। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की घटना ने ममता बनर्जी को सबसे मजबूत वोट बैंक, महिलाओं को उनसे दूर कर दिया। दीदी की छवि एक सुरक्षा देने वाली संरक्षक से बदलकर अपराधियों को बचाने वाली सत्ताधीश की बन गई। पीएम मोदी और अमित शाह ने बंगाल को ओडिशा, कलिंगा और बिहार, झारखंड अंग के साथ जोड़कर एक पूर्वी भारत विकास गलियारों का विजन पेश किया। लोगों को लगा कि डबल इंजन की सरकार ही घुसपैठ और भ्रष्टाचार कटबनी का अंत कर सकती है। मतदान के बाद जो रुझान सामने आए, उसने साफ कर दिया कि जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी ने इस मौके का पूरी तरह भुनाया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आक्रामक रणनीति, लगातार रैलियां, बूथ स्तर तक संगठन की पकड़ और एक स्पष्ट संदेश, इन सब ने मिलकर बंगाल में बीजेपी को मजबूत स्थिति में ला दिया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद जनता में थकान साफ दिख रही थी। कई जगह पर स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी और विकास की धीमी रफ्तार को लेकर नाराजगी सामने आई। इसके अलावा कुछ राजनीतिक फैसले और उम्मीदवार चयन भी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। ममता की सबसे बड़ी चूक उनके अति आत्मविश्वास और तुष्टीकरण की राजनीति रही। उन्होंने जय श्री राम के नारे पर जिस तरह से चिढ़ दिखाई, उससे बहुसंख्यक हिंदू समाज को एकमुश्त भाजपा की ओर धकेल दिया। साथ ही उनके नेताओं द्वारा चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को देखो गाड़ियों ने मध्यम वर्ग के मतदाताओं को नाराज कर दिया। जब नतीजे आने लगे तो साफ हो गया कि बंगाल की राजनीति बदल चुकी है। बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार सत्ता के करीब पहुंचने का रास्ता बना दिया। अब बंगाल में कमल खिलेगा, जबकि टीएमसी को पीछे हटना पड़ा। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि एक युग के बदलाव का संकेत था। अब बात करते हैं असम की, जहां तस्वीर बिल्कुल उलट थी। असम में जनता ने बदलाव नहीं बल्कि स्थिरता को चुना। यहां बीजेपी की सरकार पहले से सत्ता में थी और हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में काम कर रही थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साबित कर दिया कि वे आज के समय के सबसे सफल राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक है। यहाँ कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, जिसके पीछे कई कारण है। यहाँ के कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे गौरव गोगोई, वो भी चुनाव हार गए। असम में बीजेपी की जीत यह दिखाती है कि अगर सरकार काम करती है और लोगों को उनका फायदा महसूस होता है तो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा असर नहीं डालती। सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों पर सरकार की पकड़ मजबूत रही। इसके उलट कांग्रेस यहाँ कमजोर नजर आई। कांग्रेस पार्टी के पास तो मजबूत नेतृत्व दिखा और न ही कोई स्पष्ट रणनीति। गुटबाजी और संगठन की कमी ने पार्टी को और कमजोर कर दिया। कांग्रेस असम में पूरी तरह से
पवन खेरा जैसे बागी नेताओं और दिल्ली के आला कमान पर निर्भर रही। स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ ढीली रही। कांग्रेस का बदरुद्दीन अजमल के साथ कभी हाथ मिलाना और कभी दूरी बनाना असमिया हिंदू और स्वदेशी मुसलमानों को रास नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस चुनाव दौर में पिछड़ती चली गई और बीजेपी ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। हेमंत बिस्वा शर्मा ने विकास के साथ साथ लाचित बोरोफुकन और असमिया संस्कृति को ढाल बनाया। उन्होंने कांग्रेस को घुसपैठ का संरक्षक के रूप में चित्रित करने में सफलता पाई। पवन खेरा द्वारा हेमंत की पत्नी पर लगाए गए आरोपों ने उल्टा कांग्रेस पर ही प्रहार किया और जनता ने इसे असम की बहू का अपमान माना। अब बात करते हैं तमिलनाडु पर, जहां एक बार फिर बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही है, लेकिन इस बार एक नए चेहरे ने पूरी तस्वीर बदल दी। वो है नाम है विजय। तमिलनाडु ने इस बार मुकाबला केवल डीएमके और एआईडीएमके के बीच नहीं था। अभिनेता से नेता बने विजय थल्लापल्ली की पार्टी तमिलनाडु का वेट्री कमलम ने राज्य में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी। फिल्म स्टार विजय की रणनीति में युवाओं के बीच एक नया उत्साह पैदा किया। उनकी छवि एक ऐसी नेता की बनी जो सिस्टम से बाहर है और बदलाव की बात करता है। पारंपरिक पार्टियों में नाराजगी का फायदा उन्हें मिला। लोगों को लगा कि अब एक नया विकल्प आजमाया जाए। विजय के पास रजनीकांत से भी बड़ा और संगठित फैन बेस है। उन्होंने द्रविड़ राजनीति की पुरानी लकीर से हटकर भ्रष्टाचार मुक्त और सांस्कृतिक गौरव की बात की। वहीं स्टालिन की सरकार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप ने एक खाली जगह को पैदा कर दिया था, जिसे विजय ने अपनी साफ सुथरी छवि से भर दिया। तमिलनाडु की जनता दशकों से दो दलों के बीच पिस रही थी। विजय ने खुद को एक ऐसा विकल्प के रूप में पेश किया जो न तो भगवा था, न ही किसी पारंपरिक द्रविड़वादी बल्कि तमिल राष्ट्रवादी था। इस चुनाव में यह साबित कर दिया कि अगर कोई नया चेहरा सही समय पर सही मुद्दों के साथ आता है तो वह स्थापित राजनीति को चुनौती दे सकता है। अब बात करते हैं केरल की, जहां राजनीति का एक अलग ही पैटर्न देखने को मिलता है। केरल हमेशा से सत्ता बदलने के लिए जाना जाता है और इस बार भी वही ट्रेंड जारी रहा। एलडीएफ को हराकर कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन किया। वही जीत के कई मायने महत्वपूर्ण है। केरल की जीत राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन की तरह है। यह दिखाता है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस अभी भी एक मजबूत वैचारिक विकल्प है। वामपंथी सरकार पर सोने और तस्करी और कैडर आधारित हिंसा के जो आरोप लगे थे, जनता ने उसका जवाब वोट से दिया। केरल में मुस्लिम और ईसाई समुदाय ने इस बार कांग्रेस पर अधिक भरोसा जताया। वहीं ईसाई और मुस्लिम समुदायों को लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस ही सबसे सक्षम मंच है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की, जो भले ही छोटा राज्य हो लेकिन यहाँ के नतीजे बड़े संकेत देते हैं। पुडुचेरी में बीजेपी ने गठबंधन के साथ मिलकर मजबूत प्रदर्शन किया। पुडुचेरी में भाजपा ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं और एलजी के साथ बेहतर तालमेल ने भाजपा को बढ़त दिलाई। यह जीत इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जहां पहले पार्टी की मौजूदगी सीमित मानी जाती थी, अब वहां उसका प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। पुडुचेरी की जनता ने अस्थिर गठबंधनों के बजाय केंद्र के साथ मिलकर चलने वाली सरकार को चुना। छोटे राज्य होने के कारण यहाँ पर्यटन और बुनियादी ढांचे में हुए सुधारों का श्रेय सीधे भाजपा नेतृत्व को मिला। जब इन 5 राज्यों के नतीजों को एक साथ देखा जाता है तो एक बहुत साफ तस्वीर आती है। भारत का मतदाता अब पहले जैसा नहीं रहा। वह न सिर्फ सरकारों को परख रहा है बल्कि अपने वोट के जरिए स्पष्ट संदेश भी दे रहा है। बंगाल में उसने बदलाव को चुना, असम में स्थिरता का समर्थन दिया, तमिलनाडु में नए विकास को मौका दिया, केरल में परंपरा को कायम रखते हुए अब पुडुचेरी में विस्तार की राजनीति को आगे बढ़ाया। बंगाल के नतीजे ने साबित कर दिया कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे और सुरक्षा बल मुस्तैद रहे तो किसी भी कैडर राज्य को उखाड़ा जा सकता है। तमिलनाडु में विजय का उदय बताता है कि अब केवल नाम या परिवार के दम पर राजनीति नहीं चलेगी, आपको एक नया विजन देना होगा। यह चुनाव यह भी दिखाता है कि अब सिर्फ नारे और वादे काफी नहीं है। जनता काम देखना चाहती है, नेतृत्व पर भरोसा करना चाहती है और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सही विकल्प चुनना चाहती है। भाजपा अब केवल उत्तर भारत की पार्टी नहीं रही। बंगाल और पुडुचेरी में उसकी जीत और केरल तमिलनाडु में बढ़ता वोट शेयर यह संकेत देता है कि 2019 की राह अब दक्षिण और पूर्व से होकर गुजरेगी। आने वाले समय में यह चुनाव का असर सिर्फ इन राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा, यह 2029 के लोकसभा चुनाव में दिशा भी तय कर सकता है। राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा संकेत है कि अब उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी, जमीनी स्तर पर काम करना होगा और जनता के मुद्दों को
प्राथमिकता देनी होगी। ममता बनर्जी की हार, कांग्रेस का केरल में बचना और असम में बिखरना तथा विजय थालापल्ली का उदय, यह सब मिलकर भारत में एक नई पॉलिटिकल मैप की रचना कर रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।